नमस्कार। एग्ज़ाम टाइम प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस जीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर 2015 के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। हम लोग उन्हीं क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जिनका आगे महत्व है और साथ ही साथ जो मेंस के टॉपिक में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए। मनरेगा के सकारात्मक परिणामों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। दूसरा स्टेटमेंट है मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी। तीसरा है शहरों की ओर पलायन में कमी। अब अगर पहला स्टेटमेंट है, उसके बाद ऑप्शन दिए हैं। पहला स्टेटमेंट अगर लिया जाए, ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। आपको पता है कि मनरेगा ने रोजगार की गारंटी दी, 100 कार्य दिवस की गारंटी दी और एक निश्चित भुगतान न्यूनतम मजदूरी दर पे देना सुनिश्चित किया। इसके कारण क्या हुआ, मजदूरों की आय में वृद्धि हुई और जब आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उनकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी। ये स्टेटमेंट गलत है। मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी नहीं अपितु वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि मनरेगा ने पहली चीज न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी और काम के अधिकार की भी गारंटी दी। इससे जो हुआ, मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ और उनके अंदर सौदेबाजी का मतलब बार्गेनिंग से है। बार्गेनिंग का मतलब कि वो रोजगार के लिए मनरेगा के अतिरिक्त कहीं भी जो है सौदेबाजी करके जो है न्यूनतम मजदूरी की डिमांड कर सकते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हुई। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, शहरों की ओर पलायन में कमी। निश्चित रूप से मनरेगा की एक विशेषता है कि आवास के आसपास ही वो रोजगार दिए जाते थे और इसलिए इसका प्रावधान किया गया ताकि शहरों की ओर पलायन न हो सके और मनरेगा ने पलायन को रोका है। अब इसका यूज आप कहाँ करेंगे? इसका यूज जो है आप मेंस के पेपर में, जहाँ पे शहरी क्षेत्रों में स्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या शहरी क्षेत्रों की समस्याओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो स्लम में वृद्धि रोकता है मनरेगा। तो जब भी अगर उपाय के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये उपाय दे सकते हैं कि मनरेगा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि मजदूरों का शहरों की ओर या वो लोग जिनको रोजगार नहीं मिल पाता ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका जो है शहरों की ओर पलायन रुक सके। तो ये क्वेश्चन था। इसमें एक चीज और बात करनी है, राइट ऑफ वर्क और राइट ऑफ लिवलीहुड। ये पॉलिटी से रिलेटेड है, उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। काम करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत लिया जाता है। अधिकारों से संबंध में दो चीजें होती हैं, एक आप कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड और दूसरा जो होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है जो सीधे रूप में व्यक्त है और इम्प्लाइड का मतलब होता है जो किसी से निकलता है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता में मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है, तो वो इम्प्लाइड है, वो उससे निकलता है। उसी तरीके से जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जो है काम करने का अधिकार भी निकलता है। और ये कैसे निकला? ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों के आधार पर निकला। यद्यपि काम से रिलेटेड, काम करने के अधिकार से रिलेटेड ये अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया था, संविधान जब इम्प्लीमेंट किया गया, ये डीपीएसपी में था, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में था, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि वो नागरिकों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। यदि इसके आगे एक दो पॉइंट और बता दे रहा हूँ। काम करने के अधिकार का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा
केलिस केस में दिया था, जिसमें वो जीवन यापन का अधिकार जीवन के अधिकार में निहित माना था। इसी से रिलेटेड एक और केस 2015 में आया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चरण सिंह वाद में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि किसी व्यक्ति को वर्षों तक रोजगार से वंचित रखना अनुचित है। यहाँ पर आप एक चीज यह अवश्य जान लीजिए कि राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है रोजगार देने के लिए। केवल यह है कि राज्य बिना किसी कारण के किसी को रोजगार से वंचित नहीं कर सकता है, बिना ठोस आधारों के किसी को रोजगार से विहीन नहीं कर सकता है। लेकिन आप राज्य को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये पहला क्वेश्चन था। अब आइए सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक होल को सबसे पहले किसके द्वारा जाना गया था? ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन था हरमन बॉन्डी, दूसरा ऑप्शन था मेघनाथ साहा, तीसरा ऑप्शन था एस चंद्रशेखर और चौथा ऑप्शन था जेवी नार्लिकर। मेरी समझ से ये चारों ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंत में जॉन मिचेल द्वारा जो है ब्लैक होल का विचार प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1967 में जॉन व्हीलर ने किया था। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि ये प्रश्न गलत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जो ऑप्शन दिए हुए थे उस ऑप्शन में ऐसी स्थिति में आप क्या लगाएंगे? तो पहला ऑप्शन था हरमन बॉन्डी। हरमन बॉन्डी के बारे में बहुत से लोग ने पढ़ा होगा। हरमन बॉन्डी वो थे जिन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था। इन्होंने यह सिद्धांत दो और लोगों के साथ मिलकर दिया था, जिनका नाम था फ्रेड हायल और थॉमस गोल्ड 1949 में। यद्यपि बाद में चलकर स्टेडी स्टेट थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसमें मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा भारतीय भौतिक विज्ञानी हैं और इनको जो है इनके आयनीकरण सिद्धांत के कारण जाना जाता है, जिसको साहा आयनीकरण समीकरण कहते हैं। यह तारों के तापमान और स्पेक्ट्रम से संबंधित है। इनके इस सिद्धांत ने तारों की संरचना और तापमान को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद की थी। अगला नाम है एस चंद्रशेखर। ऑप्शन है एस चंद्रशेखर ब्लैक होल के विकास में महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1930 में चंद्रशेखर लिमिट का कंसेप्ट दिया था। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? उन्होंने यह कहा था कि किसी वही तारा ब्लैक होल में बदलता है जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 टाइम्स होता है। सारे तारे जो हैं ब्लैक होल में नहीं बदलते हैं। और अगली चीज, एस चंद्रशेखर की थ्योरी आने से पहले यह माना जाता था कि तारे अपनी मृत्यु के उपरांत व्हाइट डॉर्फ को बोलते हैं, सफेद बौने में बदल जाता। उन्होंने ये कहा था कि नहीं, जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, वो तारे जो हैं सफेद बौने में न बदल के न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। इसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन था जेवी नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं, खगोल भौतिकी विज्ञानी हैं, और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि इन्होंने विज्ञान को लोगों तक सरल भाषा में समझाया है, पहुंचाया है। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी हरमन बॉन्डी का जो अभी हमने नाम लिया उससे भी जुड़े हुए थे और इसके विकास में इन्होंने सक्रिय रूप से जो है भागीदारी की थी। तो अगर यही चारों ऑप्शन आगे भी रहते हैं तो आप निश्चित रूप से एस चंद्रशेखर को ही टिक लगाएंगे। यद्यपि आप फिर से सुन लीजिए, 18वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1783 के लगभग जॉन मिचेल ने ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1967 में जॉन व्हीलर। तीसरा क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है, इसे किसी भी स्थान से दागा जा सकता है, सही है।
इसकी फायरिंग रेंज 5000 किलोमीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे दुश्मनों के राडार द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है, ये भी सही है। और यह विशेष रूप से स्वदेशी नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज कि यह एक अत्याधुनिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक की होती है, और जो इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब ये हो गया कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये मार कर सकती है। पहली चीज ये। अब बैलिस्टिक शब्द का मतलब क्या हो गया? बैलिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है फेंकना या प्रक्षेपित करना। तो बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो सुन लीजिए। अ बैलिस्टिक मिसाइल इज अ प्रोजेक्टाइल दैट इज लॉन्च्ड ऑन ए हाई आर्क ट्रेजेक्टरी एंड देन फॉल्स बैक टू द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये इस तरीके से जो है ऐसे उसका पाथ होता है। और सबसे पहले ICBM जो है USA ने बनाया था, 1959 में उसने तैनात किया था। संभवतः अभी तक वो ICBM काम भी कर रहा है। अग्नि 5 की विशेषताएं 5000 किलोमीटर है, अभी ऑप्शन में हमने आपको बताया। इसमें एक तकनीक यूज की गई है, तकनीक यूज होती है, उसको कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब होता है M फॉर मल्टीपल, I फॉर इंडिपेंडेंटली, R फॉर टारगेटेबल और V को मिला के पढ़ा जाता है री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल, इंडिपेंडेंटली, टारगेटेबल, री एंट्री व्हीकल मतलब क्या होता है इसका? कि ये वो मिसाइल होती है जो एक साथ कई टारगेट को स्वतंत्र रूप से हिट कर सकती है। ये अग्नि 5 मिसाइल के बारे में है। अब एक आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन था, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, इसका सही आंसर 2008 है। थोड़ा सा जान लेते हैं असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, क्योंकि ये मेंस से भी रिलेटेड है और रोजगार, विशेष रूप से रोजगार से भी रिलेटेड है, जो यूपी मेंस में टॉपिक भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो डेटा हमको मिल पाया, 2019-20 के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 43.99 करोड़ थी। द हिंदू से एक फैक्ट है कि भारत में लगभग कुल अनौपचारिक श्रम का 85% देश के सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक का योगदान करता है। ठीक, ये अगला डेटा जो है वो ई श्रम पोर्टल है, आप भी जाके देख सकते हैं। ई श्रम पोर्टल भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसमें जो डेटा उपलब्ध था उनके डैशबोर्ड पर, उसके अनुसार अभी तक में 30,16,48,555 श्रम कार्ड जारी किए गए हैं। और ये जो श्रम कार्ड जारी किए गए हैं या जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। इनमें भी जिन जिन क्षेत्रों के में रोजगार के लिए मांग की गई, उसमें सबसे टॉप पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें लगभग जो है 15,75,00,000 श्रम की डिमांड की गई है। दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक है, तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन है, चौथे नंबर पे अप्रैल है और फिर मिसलेनियस है। तो ये आज के इस वीडियो के कुछ क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे जिनका इम्पोर्टेंस जो है मेंस के भी दृष्टि से है। पिछले तमाम वीडियोस में हमने उन्हीं क्वेश्चन को उठाया है जिनका मेंस में भी यूज हो सकता है, साथ ही साथ जो आगे आने की संभावना है।
और अगली चीज ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर जब भी आप वर्क करते हैं या सॉल्व करते हैं तो केवल आंसर तक ही अपने को जो है सीमित मत रखा कीजिए। और अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रीलिम्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।